चलिए इसके बाद लिखिए आप लोग, समय के किसी क्षण में, समय के किसी क्षण में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग, समय के किसी क्षण में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग, देखिए लिखिए वेक्टर v1 बराबर u1 प्लस वेक्टर a इंटू τ1, जहाँ τ1 बराबर, इलेक्ट्रॉन तथा आयन के बीच टक्कर का क्रांतिकाल है, टक्कर का क्रांतिकाल है। देखो समझो, जैसे हम लोग सब विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं ना चालक तार पर ना, तो चालक तार पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के कारण चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सब किस में आ जाता है? गति में आ जाता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो देखिए गति का समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए सी, ठीक ना बालक? जहाँ पर v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, v होता है त्वरण, t होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए जो समय है तो समय क्रांति काल कहलाता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, v1 बराबर, ये बालक समझो, जैसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है उसमें ना, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए पहला इलेक्ट्रॉन के लिए v1 बराबर, जैसे u की जगह क्या हो जाएगा u1, और त्वरण ए की जगह तो ये है, लेकिन समय के जगह पर यहाँ पर क्या लिखाएगा, जहाँ τ1 बराबर कौन सी है, क्रांति काल है इलेक्ट्रॉन का, ठीक ना। तो वही जो हम पढ़े थे पीछे मोशन के इक्वेशन, उसी के अनुसार है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन के है। इसी तरह से किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन के बारी बारी से इसे निकालेंगे, v2 बराबर u2 प्लस a इंटू τ2। तो चल इसके बाद लिखिए, इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेग, इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेग, अन्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेग, देखिए बालक, वेक्टर v2 बराबर u2 प्लस वेक्टर a इंटू τ2, फिर लिखिएगा v3 बराबर u3 प्लस वेक्टर a इंटू τ3। इसी तरह से डॉट डॉट करके लिख देंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, n है, तो लास्ट वाला होगा वेक्टर vn बराबर un प्लस वेक्टर a इंटू τn, ये nवां इलेक्ट्रॉन के लिए है। हो गया। चलिए तो इसके बाद लिखिएगा, इसी तरह से n इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लिए सब के वेग। अब देखिए आपको परिभाषा बताए थे संवहन वेग के,
किसी चालक के अंदर में गतिशील सभी इलेक्ट्रॉनों के जो वेग होता है, तो सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग का जो औसत वेग होता है, तो उसके औसत वेग को इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग है। औसत कैसे निकाला जाता है? जितना रहता है सबके जोड़ करके, या जय गो रहता है उतने से। तो कई गो इलेक्ट्रॉन है? n गो है ना, तो सबके वेग को जोड़ करके n से क्या कर देंगे। तो इसके बाद लिखिए, अतः किसी चालक में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, अतः किसी चालक में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को संवहन वेग कहते हैं। औसत वेग को संवहन वेग कहते हैं, संवहन वेग कहते हैं। संवहन वेग को VD से लिखते हैं ना, इसलिए देखिए वेक्टर VD बराबर आपका हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट प्लस Vn। अब बटा में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भाग तो देना पड़ेगा ना। अब वेक्टर VD बराबर देखिए सब के मान रखिए, V1 के मान कितना है, वेक्टर U1 प्लस A इंटू τ1 अब प्लस U2 बराबर वेक्टर A इंटू τ2 अब प्लस वेक्टर U3, चलिए जगह कम पड़ेगा, एक बार डॉट डॉट करते हैं, ठीक ना। प्लस देखिए डॉट डॉट अब प्लस Vn वाला UN अब प्लस A इंटू τn अब बटा में कितना हो जाएगा n। तो एक काम करते हैं, सब के देखिए जोड़ देते हैं। जैसे U1 वाला के जो U वाला है उसको एक जगह कर दीजिए, जैसे ऐसे समझिए कि U1 यहाँ भी है, U2 यहाँ है, U3, तो तुम समझिएगा। जैसे देखिए U1 अब प्लस U2 अब प्लस UN से लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे सब U1 खाली लिख रहे हैं, U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट। अब देखिए तो एकरा में देखिए तो सब में एक कॉमन है कि नहीं, तो एक कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब में एकरा में तो हो जाएगा τ1 प्लस τ2 अब प्लस τ3 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लास्ट में τn। अब बटा में कितना है n है। देखिए सब जैसे कि जैसे उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है ना चालक तार पर, जैसे इलेक्ट्रॉन तो उसमें अनियमित रूप से गति करते ही रहता है, लेकिन जैसे विद्युत क्षेत्र के अनुभव होता है तो पहले जैसे एनोन चल रहा है ना, तो पहले रुकता है और तब जाके इसके विपरीत दिशा में आना। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे अपना डायरेक्शन बदलता है तो पहले वो रेस्ट में आता है, तब जाके उस चलना मोशन में आना शुरू करता है। तो इलेक्ट्रॉन तो अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, लेकिन जैसे विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो पहले रुकता है, क्षण भर के लिए रुकता है, तब जाके उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट में आता है तब न चलना शुरू करता है। और जब भी कोई वस्तु रेस्ट से चलना शुरू करता है विराम से, तो उसका सब के वेग क्या होता है, तो सब इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस UN के सब के मान। तो देखिए क्या लिखते हैं कि VD बराबर 0 इला हो जाएगा आपका, इला हो जाएगा वेक्टर A, ठीक ना। इसके बाद देखिए क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर आपको टाउ, कैसे, तो देखिए n एक लाइन आओ बढ़ा दो, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक ना। तो नहीं बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। वेक्टर A इंटू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अब बटा में n, तो हो जाएगा आपका VD बराबर वेक्टर A इंटू
टाउ। अब कहिएगा सर टाउ कैसे, तो देखिए ना समझिए, जैसे देखिए टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 सब जो है समय है। जैसे मान लीजिए कि टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 के मान जोड़ के मान लेते हैं कि 100 सेकेंड आता है, ठीक ना बालक। एक में किसी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा, 50 सेकेंड आएगा। तो देखिए समझिए, टाउ 1 अब प्लस टाउ 2 अब प्लस डॉट डॉट टाउ n अब बटा में कितना, इसका मान कुछ आएगा ना, तो वही काम मान लेते हैं, क्योंकि सारे समय को योग फल करके और उसमें किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो समय ही आएगा। तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 के मान अब बटा में n, तो अब तो कितना आएगा, समय ही एक आएगा। समय को यहाँ क्या लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं, ऊपर लिखें, नहीं समझे। देखिए जिसे मान लीजिए कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड जोड़िएगा तो कुछ आएगा, तो मान के चलते हैं कि 100 सेकेंड आया और उसमें किसी संख्या से भाग दीजिएगा। जिसे मान लीजिए कि 100 सेकेंड आया, 2 से भाग दिए तो कितना आएगा, 50 सेकेंड आएगा। तो 50 सेकेंड आया तो कौची आया, समय ही आया, ठीक ना। तो यही देखिए लिखे टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट डॉट टाउ n हम बता में माने कोई संख्या ओकरा से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, एगो समय ही आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का समय है ना, जिसको टाउ से लिखते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, आप समझें। कहाँ पर, कहाँ डॉट डॉट नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, क्या किए हैं, आज छोड़ दिए हैं, यहाँ गलती न है, यहाँ टाउ n होगा। इलेक्ट्रॉन पहले कौची में आता है और तब जाके विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलना। और जब भी कोई वस्तु रेस से चलना शुरू करता है विराम से, तो उसका प्रारंभिक वेग का मान हमेशा शून्य होता है। इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रारंभिक वेग 0, ठीक ना, क्योंकि यू से लिखते हैं किसको, प्रारंभिक वेग को। वेक्टर ए इंटू टाउ, कोमा है कि ब्रैकेट है, अरे लिख दिए हैं ना एक जगह पर, क्या लिख दिए डायरेक्ट, तो बताओ पड़ेगा ना कि टाउ कैसे लिखे हैं, तो बताए ना कि मार्कर से लिखे हैं। समझे कि नहीं, नहीं समझे, मत समझो कौन है कि नहीं समझे। देखिए यहाँ से उतना मान आ गया ना, आ ए के मान हम लोग कितना निकाल लेते हैं, माइनस ई आ ई, हाँ वेक्टर या बटा में एम ई इंटू में खाली कौन आया है, टाउ। तो सबके रुको हम बताते हैं, सही तो नहीं सुधरेगा, कसम खिले से कहा तो लगता है कि हम नहीं सुधरेंगे। ई हो गया इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग का व्यंजक। अब देखो इसका मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मोड़ लेते हैं ना, माइनस ई या वेक्टर ई आता हुआ बटा में एम, ये बालक ये तो भेग, इसका मान आ गया इतना, किसका, संवहन वेग के। अब एक मोड़ लेंगे तो वी डी बराबर हो जाएगा ना कल ना, इसका मान कितना होगा, टाउ अब बटा में ई हो गया संवहन वेग का परिमाण। चलिए अब इसको नोट कीजिए, डॉट डॉट इवन कैसे लिख दिए, तो फिर चल देना 11 क्लास के सीक्वेंस सीरीज में, ठीक है। फिर सब में एक कॉमन था, कॉमन ले लिए, और सब के प्रारंभिक वेग क्या होता है 0, तो 0 ना हो जाएगा इला। इसको जोड़ करके आखिर भाग देंगे तो कौन आएगा, टाउ। इतना आ गया, ठीक ना। अब ए के मान जस्ट पीछे निकाले थे अगला पिछला दिन कि ए बराबर होता है माइनस ई या बटा में, इसका मान रख देती होगी आपका संवहन वेग का व्यंजक। लेकिन इस सब इसके में
वेक्टर के फॉर्म में आए, वेक्टर फॉर्म में ना। एक आदेश के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? मोड लेते हैं, मोड लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है ना। एक संवहन में के व्यंजक। अब देखो कोई भी फार्मूला आता है और उस फार्मूला में जो जो चीज रहता है उस पर निर्भर। तो देखो संवहन वेग का मान केकरा केकरा निर्भर कर रहा है, देखो तो पहला कि संवहन वेग इलेक्ट्रॉन के आवेश के समानुपाती होता है। संवहन वेग विद्युत क्षेत्र के आया था एग्जाम में, आया लगे नहीं, कल एक दिन लगे पिछड़ा गया था। हाँ, चालक तार में इलेक्ट्रॉन के जो वेग होता है अपसरित होता है। अपसरित मतलब कि इन्हों ने सब फैलते रहता है ना। ये कहा है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कल ही पूछा था कि चालक तार में इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित, क्योंकि सब एनोन चलते रहता है ना। एनोन जाना का मतलब फैलना। अब फैलना को क्या करते हैं? अपसरित। तो देखो कौची आया, कौची को निष्कर्ष निकले बउआ। अरे गधा चारों में से कोई आता है हर साल एग्जाम में, आए तो नहीं इतनी वाला सेकंड वाला। हाँ चलिए अब लिखिए टॉपिक संवहन वेग का मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। संवहन वेग का मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर लिखिए, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग का मान, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग का मान, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग का मान उसके आवेश के समानुपाती होता है। उसके आवेश के समानुपाती होता है। अर्थात VD समानुपाती छोटका ई दूसरा लिखिए, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग का मान, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग का मान उसके सिरों पर आरोपित, उसके सिरों पर आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग का मान उसके सिरों पर आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। अर्थात VD समानुपाती बड़का ई। हाँ वेक्टर मान नहीं दीजिएगा काम चलेगा, जब वेक्टर दीजिएगा दोनों पर देना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, ठीक ना। चलिए तीसरा लिखिए, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग का मान, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग का मान क्रांति काल के समानुपाती होता है। किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग का मान क्रांति काल के समानुपाती होता है। हाँ क्रांति काल का समानुपाती होता है। अर्थात VD समानुपाती टाउ
चौथा लिखो, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग का मान, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग का मान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया ना? अर्थात VD समानुपाती 1/me। अब देखो, मान लो कि ये वाला सुनो, एग्जाम में आता संवहन में कि व्यंजक निकालने के लिए, देखो तो वो प्रोसेस है निकालने का। अब मान लीजिए कि आपको वो वाला नहीं याद है, खाली फॉर्मूला याद है कि हाँ VD बराबर इतना होता है, तो ई विधि से क्या कीजिएगा ना कि जो लिखे हैं ना उसको समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 है, और समीकरण 4 आप मान सकते हैं जो अभी लिखे हैं। एकरा में समीकरण 1, 2 और 3 और 4 के मिला करके क्या करते हैं ना कि लिख देते हैं VD समानुपाती ई हटा हुआ बटा में, अब फिर इसको हटा करके फिर रखते नियतांक ना, तो VD बराबर K इंटू ई या बटा में, अब बटा में एम। अब गति के लिए है ना, अब मोशन के लिए K का मान कितना होता है? 1 होता है। तो गति के लिए K का मान 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वही वाला आ गया कि नहीं? तो यह भी एक निकालने का तरीका है, लेकिन चारों पहले आपको लिखे पड़ेगा, और लिखने के बाद 1 2 3 4 मान के 1 2 3 4 से मिला करके लिख देना है। K बराबर 1 लिख देना है, लेकिन कारण बताना है कि गति के लिए K बराबर 1 होता है मोशन के लिए, ठीक ना? क्योंकि अलग अलग नियम में कांस्टेंट K का मान अलग अलग होता है। हाँ, कर सकते हैं कुछ के लिए, वो नियम के थ्रू निकाला जाता है, ऐसे नहीं। चलिए अब लिखिए धारा घनत्व का व्यंजक। धारा घनत्व का व्यंजक यही चित्र से काम हो जाएगा क्या? मतलब चलो बालक, डायग्राम यही रहेगा, हमर तो यही रहेगा, ठीक ना? आप लोग अपन बना लीजिए। धारा का दिशा चलता है धन से ऋण की ओर, खाली एक में A या B को हम दे देते हैं, आप लोग बनाइए। हमर तो भाई बनावल है, देह चोराई नहीं। कितना नंबर का देह चोराएगा उसका है? यही, हाँ यही 2 मौजी में पूछता है, यही फिगर 1 सर। चलिए लिखते चलिए आप लोग भी। चित्र से चालक का आयतन A इंटू
एल। देखो जो बनाया उसको बनाया, अब हम लिखाएंगे। देखिए जिस चालक तार होता है तो बेलनाकार होता है ना, एक और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल होता है ए, या सब जगह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान होता है ना। एक लंबाई कितना है एल, एक आयतन निकालना है तो एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में लंबाई से गुना करते हैं आयतन। तो लिखिएगा चित्र से चालक का आयतन ए इंटू एल। लिखिए माना कि चालक की इकाई आयतन में, माना कि चालक की इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। माना कि चालक की इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ये बालक देखो चालक के पूरा आयतन Al है और इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन n गो है, तो पूरा आयतन में कितना होगा? ऐसा नहीं समझा? पूरा मान लो कि चालक के आयतन है 10 और इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन है 5 गो, तो 10 आयतन में कितना होगा? 10 गुना 5 ना। तो पूरा चालक के आयतन है Al और इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन है n गो, तो पूरा आयतन में कितना होगा? तो लिख लिए कि माना कि चालक की इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इसलिए चालक के कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, इसलिए चालक के कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर इकाई आयतन में, सॉरी इकाई नहीं, चालक के कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना लिखिएगा? n इंटू Al। इसके बाद लिखिए यदि, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, यदि इकाई आयतन में आवेश, यदि इकाई आयतन में आवेश, यदि इकाई आयतन में आवेश स्मॉल q बराबर ne हो, इकाई आयतन में आवेश स्मॉल q बराबर ne हो, तो कुल आयतन में आवेश, तो कुल आयतन में आवेश q बराबर ne इंटू Al। ये समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लो ये वाला समझो, जैसे मान लो कि इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन है n गो, तो n इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? तो n इंटू ये होगा ना। तो इकाई आयतन में आवेश हो गया, इकाई आयतन में आवेश का मान n ही ना। अब पूरा आयतन कितना है? Al है ना, तो पूरा में आवेश कितना होगा? कितना? n या इंटू आयतन ना। तो पूरा आयतन में आवेश q बराबर n इंटू Al। इसके बाद लिखिए एक लाइन छोड़कर, यदि चालक के दोनों सिरों पर, यदि चालक के दोनों सिरों पर, यदि चालक के दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर भी, यदि चालक के दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर भी तथा विद्युत क्षेत्र E हो, आरोपित विभवांतर भी तथा विद्युत क्षेत्र E हो, तब E बराबर V बटा L। हो गया ना?
देखिए चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विद्युत क्षेत्र मान लेते कि है विभवांतर अगर भी है लंबाई तो क्या होता है ई बराबर V बटा L होता है ना। ऐसे आप लोग पढ़ रहे हैं V बटा R पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर दूरी L के रूप में है ना, इसलिए क्या लिखाएगा V बाई। जब भी चालक तार के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलता है ना, तो इधर से विद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया तो इलेक्ट्रॉन कितने चलता है। तो इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखिए विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संवहन वेग Vd के साथ है, संवहन वेग Vd के साथ है B से A की ओर गमन करने लगती है, B से A की ओर गमन करने लगती है, B से A की ओर गमन करने लगती है। हो गया ना। चलिए एक लाइन छोड़ के लिखिए फिर यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को B से A की ओर आने में T समय लगता है, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को B से A की ओर आने में T समय लगता है तो Vd बराबर L बटा T इसलिए T बराबर L बाई। अब कहे कि ई वाला कैसे लिख दिए, तो मान लीजिए कि चालक तार है ना, तो इनमें से जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है तो मान लेते हैं कि सिरा B से कोई इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है और उसको सिरा A तक पहुंचने में T समय लगता है, तो ये कितना दूरी तय किया L और समय कितना लगा, तो चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी तो यहाँ लंबाई के फॉर्म में है और समय कितना लगा T, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा L बाई। समझे, तो T बराबर निकाल लेंगे L बाई। अब यहाँ से मेरे साथ उतारते चलिएगा आप लोग भी, ठीक ना। देखिए हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q बटा T, यहाँ पर हम लोग T का यहाँ पर सब के मान रख देंगे, Q के मान हम लोग रख देंगे यहाँ से, Q के मान कितना है NeAl बटा में L बाई Vd। ये हो जाएगा NeAl बटा में L तो रहेगा है, लेकिन आई Vd कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो L से L कैंसिल, तो I बराबर क्या हो जाएगा NeA इंटू Vd। इसके बाद इधर लिखते हैं, ठीक ना, चाहे यहीं लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। मान लीजिए कि जैसे हम Vd का मान निकालना चाहें तो Vd बराबर आ जाएगा I या बटा में NeA। देखिएगा बालक, जानते हैं हम लोग कि धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, मालूम है आप लोग को, धारा घनत्व J बराबर I बटा A, जहाँ I होता है विद्युत धारा और A होता है क्षेत्रफल होता है, तो J बराबर हो जाएगा I का मान कितना निकालें यहाँ पर NeA Vd बटा में A, तो A से A के कहानी
कैंसिल, तो हो जाएगा NE इंटू VD। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि VD के यहाँ मान रख देते हैं, तो VD का मान हाउ वाला जो आपके निकाले पीछे, जो पीछे अभी निकाले हैं ना, ई वाला नहीं, जो संवहन में के व्यंजक में ही प्राप्त किए हैं, कौन चीज E इंटू ई अच्छा हुआ बटन में यहाँ ब्रैकेट में रुको, हम लिख ही देते हैं कि VD बराबर कितना होता है, ई टाउ, जे लिखा गया जी, टाउ अब बटा में ME, तो जे बराबर N इंटू ई स्क्वायर ई इंटू टाउ अब बटा में ME, जे बराबर NE स्क्वायर, चाहे एक घेर देते हैं, पहले आगे बढ़ाए एक, हो गया इतना, लिख देंगे कि यह ही धारा घनत्व का व्यंजक है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो केकरा केकरा वेक्टर चढ़ाएंगे, एगो तो जे पर चढ़ाइबे करेंगे, ओन्ने केकरा चढ़ाएंगे, तो वेक्टर जे बराबर N ई स्क्वायर, टाउ पर नहीं चढ़ेगा, टाउ समय है, समय क्या होता है, अदिश राशि होता है, इसलिए केवल एक गो उसमें सदिश है, कौन, तो यह भी हो सकता है विद्युत क्षेत्र। आसान था कि नहीं, खाली संवहन में की याद रहेगा तब, आई पूछता है एग्जाम में।